हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम एक पे एक नोटिफिकेशन आपके लिए आ रहे हैं और आप भी कमर कस लो भैया हार्ड वर्किंग के लिए, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्किंग सक्सेस होना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है। क्योंकि हार्ड वर्किंग आप करिए, स्मार्ट वर्किंग आपके साथ मैं कराने वाला हूं और फिर आपका एग्जाम निकलने में कोई भी देरी होने वाली नहीं है। तो ठीक है, मेरे साथ आप बने रहिएगा। हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एक एक सब्जेक्ट करके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। विश्वास रखना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न हिस्ट्री को, शुरुआत करने वाला हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। एक एक चीज पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगी, इंपोर्टेंट होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ, उनके कारण बताएंगे, क्यों आई थी, संघर्ष के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ उनकी स्थापना के बारे में डिस्कशन करेंगे। धीरे धीरे आगे की ओर क्या करते चले जाएंगे, मूव करते चले जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा आपकी सब्जेक्ट के लिए, आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर, हम लोग जो है ना स्टार्ट जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा था, भारत में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले क्या चीजें रही थी, उनको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1453 की, आप ये मत कहना ये तो काफी पुरानी बात है, लेकिन बेस तो यहीं से स्टार्ट होगा ना। तो हम व्यापारिक नाकाबंदी के बारे में बात करेंगे और ये व्यापारिक नाकाबंदी का मतलब है व्यापार पर रोक लगा देना। जो देश भारत से पहले व्यापार कर रहे थे उनको कैसे रोक लगा दिया, ऐसा क्या हुआ। तो भैया सबसे पहले हम कस्तूतुनिया के पतन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में कि भाई कस्तूतुनिया का यूरोप में क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और यही तुर्क जो मुस्लिम शासक थे तुर्की वाले, वो क्या कर लेते हैं, ओटोमन साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। तो कई बार तो ये पूछा जाएगा ओटोमन साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो भैया किसकी जगह पे हुई थी। तो आप याद रखना कस्तूतुनिया के पतन के बाद। कब हुआ कस्तूतुनिया का पतन, तो इस डेट को याद रख लेना, आपके एग्जाम में 1453 कभी भी आ सकता है। जब तुर्कों ने ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की तो उन्होंने जो यूरोप वाले थे उनके व्यापार मार्ग को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि जब वो व्यापारिक मार्ग नहीं रोकेंगे तो भैया व्यापारी कैसे उन तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने दो व्यापारिक मार्ग को क्या किया था, रोका था, रास्ते बंद किए थे। एक तो फारस की खाड़ी से आने वाले व्यापारिक मार्ग पर तुर्कियों ने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। आप देख रहे होंगे यहां तुर्कों ने झंडा गाड़ दिया अपना कस्तूतुनिया को खत्म करके। भैया जब ये फारस की खाड़ी के व्यापार पर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो यूरोप के लोग जो भारत और पूर्वी देशों में व्यापार कर रहे थे उनके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना। तो यूरोप में क्या हो रही है भैया, समस्या क्रिएट हो रही है। तुर्कों ने यूरोप में व्यापार के लिए बाधाएं क्रिएट कर दी, दिक्कत पैदा कर दी, जिससे कि नए नए मार्ग खोजना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। यहां मैं आपको शुरू में यह बताऊंगा कि कैसे नए नए व्यापारिक मार्गों की यूरोप ने खोज की थी। तो भैया जब कस्तूतुनिया साम्राज्य खत्म किया, ओटोमन साम्राज्य तुर्कों ने स्थापित किया, तो तुर्कों ने जो पारंपरिक व्यापारिक मार्ग थे उन पर अपना क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। यहां आप देख रहे होंगे ये फारस की खाड़ी है दोस्तों, और इस फारस की खाड़ी में देखो ये अरब सागर है और ये फारस की खाड़ी है, या हॉर्मुज जल संधि पड़ती है। तो इस फारस की खाड़ी पर तुर्कों ने अपना क्या कर लिया, तुर्कों ने अपना कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया। तो भैया स्वाभाविक है कि नए नए मार्ग क्या होने चाहिए। और दूसरी बात, ये लाल सागर वाले रास्ते में, क्योंकि एक रास्ता ये भी था यूरोप के लिए, सीधे भूमध्य सागर में एंट्री मार दो, भूमध्य सागर से यूरोप की ओर निकल जाओ। क्योंकि पहले जो यूरोप में व्यापार पर वर्चस्व था वो रोम साम्राज्य का था। रोम जो थे वो अरबों से व्यापार लेते, अरब सीधा खरीदते थे किससे, भारत से। तो इस तरीके से चलता था। पहले ब्रिटेन को, फ्रांस को, डचों को, इनको कुछ पता ही नहीं था कि भाई व्यापार वाणिज्य सामान कहां से आ रहा है। तो रोम जो है ना सीधा व्यापार करता था अरबों के साथ, भारत से जुड़े हुए व्यापार। तो लाल सागर का रास्ता क्यों पॉसिबल नहीं था, लाल सागर का रास्ता इसीलिए पॉसिबल नहीं था कि यहां धुआं धक्कड़ वगैरह, कोहरा वगैरह, चट्टानों वगैरह, क्योंकि ये रास्ता तो बंद था, स्थल था ये, यहां जो आज सुएज नहर है। तो इस वजह से ये रास्ता नहीं खुल पाया। तो दो ध्यान रखना, फारस की खाड़ी पर तुर्कों ने अपना क्या कर लिया, एकाधिकार कर लिया, तो यूरोप को रोक दिया। दूसरा, लाल सागर खुद प्राकृतिक बाधा थी। एक तो मार्ग में अत्याधिक कोहरा था, दूसरा
मार्ग में चट्टानों का भी क्या था, खतरा बना हुआ था। साथ ही साथ मैं बात करूं, और बीच बीच में अगर इधर उधर के रास्ते से व्यापार करोगे तो चुंगी और कर के माध्यम से वस्तुओं की कीमत काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जगह जगह टोल वगैरह देना पड़ता था। जहां जहां जिन जिन राज्यों से गुजरोगे, एशिया से यूरोप जाने वाली जितनी भी वस्तुएं थी वो कई राज्यों से गुजरती थी, और जगह जगह उनको चुंगी और कर देने के कारण उनकी कीमत क्या हो जाती थी, बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो चुंगी टैक्स से भी बचना था, इस बाधा से भी बचना था, फारस की खाड़ी से, और लाल सागर में जो प्राकृतिक आपदा थी उससे भी बचना था। और यूरोप के लोग कैसे भी करके चाहते थे कि हम भी पूर्वी देशों के साथ क्या करें, व्यापार करें, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि पुराने वाले व्यापार जो व्यापारिक मार्ग थे वो तो उनके लिए चुनौती बन गए। तब भैया खोज के पीछे की प्रेरणा क्या थी, आपको पता चल गई। अब यहां क्या होगा, यहां सबसे पहले पुर्तगाली एंट्री मारेंगे। कौन मारेंगे, पुर्तगाली। इसके पीछे का कारण क्या है कि पुर्तगाली ही क्यों एंट्री मार रहे हैं नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए, कि पुर्तगालियों को पुर्तगाल के जो राजा थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इस नाम को याद रखना, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इस आदमी ने प्रोत्साहन किया उन लोगों को जो व्यापारिक मार्ग के रास्ते के लिए खोजने के लिए क्या थे, तैयार थे। भाई जब राजा का सपोर्ट मिल जाएगा तो व्यक्ति आराम से क्या कर सकता है, निश्चिंत होकर के काम को करेगा। तो इनकी सहायता से आगे चल के मार्गों का आविष्कार होगा, क्योंकि भैया जरूरत थी आर्थिक कारण की वजह से, क्योंकि पुर्तगालियों को और यूरोप को जरूरत थी किसकी, मसाला के व्यापार करने की। क्योंकि पुर्तगाली और यूरोप ये चाहते थे कि कैसे भी करके हम क्या करें, मसाले का व्यापार करें, जिस पर अभी तक किसका एकाधिकार था, इटली का, रोम का एकाधिकार था। रोम खरीदता था और यूरोप में मसाले बेचता था बहुत ज्यादा लाभ पर। यूरोप के अन्य देश उससे रूबरू नहीं थे। तो अब ये चाहते थे कि कैसे भी करके पूर्वी देशों की ओर नए नए रास्ता खोजे जाएं। दूसरा एक कारण ये था नए रास्तों की, जहां जहां ये जाएंगे वहां भैया एशिया में ईसाई धर्म का भी क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि इनका वर्चस्व उस क्षेत्र पर, जब व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से कल्चर जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। फिर भैया बात आती है ऐसा कौन व्यक्ति था, कौन ऐसे साहसी व्यक्ति रहे थे जिन्होंने कोशिश की। भाई अचानक से आप समुद्री रास्ते में जा रहे हो, आपको नहीं पता आगे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तब तो एक साहस की बात है। तो ऐसे कौन व्यक्ति थे, तो सबसे पहले कदम जो उठाते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम याद रखोगे, बार्थोलोम्यू डियाज। इस नाम को याद रखना, बार्थोलोम्यू डियाज, ये नाम याद रहना चाहिए। यूरोप से सबसे पहले अगर समुद्री रास्ता की ओर किसी ने मूव करी, कब, 1486 1486 में, तो वो बार्थोलोम्यू डियाज थे। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज क्या करेंगे, यूरोप से निकलेंगे भैया, ठीक है, और अफ्रीका के सारे सारे चलेंगे और यहां उत्तर मीमांसा पर आ जाएंगे और उत्तर मीमांसा तक ही रह जाएंगे, आगे इनको भारत की पता ही नहीं है। तो ये व्यक्ति कब आए थे भाई, 1486 में आए थे। उत्तर अंतरीप को कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, ध्यान रखना। आप जब मैप में देखोगे तो आपको यहां मिलेगा कैप क्या होते हैं, तो भैया जो स्थल खंड होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं, उन पर देखो इस तरीके का एक भाग निकला हुआ होता है, इसे कैप कहते हैं, ठीक है ना। तो कैप ऑफ गुड होप जो है वो कहां है, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पार्ट में। यहां कौन सबसे पहले आया था समुद्री रास्ते की खोज करते हुए, तो भैया बार्थोलोम्यू डियाज। कब आया था, 1486 में आया था। इस नाम को आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन था 1492 में, तो भैया कोलंबस, हर कोई जानता है। कोलंबस आया तो सही स्पेन से, लेकिन वो भारत की ओर मूव ना करके, इंडिया की ओर मूव ना करके, वो भैया कैरेबियन सागर की ओर मूव कर गया। देखो यहां कैरेबियन द्वीप की ओर मूव कर गया, ठीक है ना। निकला तो था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन अटलांटिक महासागर में बहुत जोखिम होने के कारण वो क्या चला गया, अमेरिका की ओर चला गया। और आपसे पूछ लेगा अमेरिका की खोज किसने की थी, तो 1492 में अमेरिका की खोज भैया किसने की थी, कोलंबस ने की थी। एक अमेरिको नामक व्यक्ति था, उसके नाम पर ये की थी, ठीक है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना। धीरे धीरे फिर आगे की ओर मूव करते हैं। बात आती है 1498 की। भारत की खोज का रास्ता अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो नहीं, एक अफ्रीका के अंत में जाकर रह गया दक्षिण में, और एक चला गया अमेरिका की ओर। तो बड़ा मुश्किल है रास्ता खोजना व्यापार के लिए। फिर अगला व्यक्ति आता है वास्को डी गामा। अगला पुर्तगाली आता है वास्को दा गामा 1498 में। वही भैया उत्तर मीमांसा अंतरीप के रास्ते होते हुए यहां तक तो देखा ही था रास्ता। अब उसने धीरे से आगे मूव कर दिया इंडिया की ओर। धीरे से कहां पहुंचेगा ये,
भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचेगा, जो केरल और मालाबार के तट पर पड़ता है। कालीकट बंदरगाह ध्यान रखना। यहां ये अरब सागर में एक व्यक्ति है, गुजराती पत्रकर्ता अब्दुल मजीद से मिलेगा और अब्दुल मजीद इसे कहां ले जाएगा? राजा जमोरिन के पास ले जाएगा। अब इस व्यक्ति ने क्या कर लिया? भारत आने का सीधा रास्ता खोज लिया भैया। भारत आने का सीधा रास्ता कब खोज लिया? 1498 में। किस रास्ते से आया? उत्तर मीमांसा, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया, ठीक है ना। उसके बाद ये कालीकट में आता है। आप देख रहे होंगे ये व्यक्ति कौन लेके आता है? अब्दुल मजीद, गुजराती व्यक्ति लेके आता है। और देखो ये राजा जमोरिन से मिल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे बाकायदा स्वागत इसका क्या हो रहा है भैया, नया है। आपने गाना नहीं सुना? हमारे भारत देश का कितना सुहाना गाना है। इस देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। तो देखो स्वागत हो रहा है इसका, देख रहे हैं आप लोग? नहीं हो रहे? तो राजा जमोरिन के दरबार में इसका स्वागत होता है, ठीक है ना। कालीकट के हिंदू शासक थे, इसका भव्य स्वागत करेंगे और मसाले तथा जड़ी बूटियों ले जाने की इसे क्या मिल जाएगी भैया? इजाजत मिल जाएगी। ये राजा है, ध्यान रखना। फिर क्या होगा? यहां पे अरब व्यापारी यहां पहले से ही क्या थे? बसे हुए थे। अरब व्यापारियों का जब पता चलेगा कि भाई यूरोपीय भारत में आना स्टार्ट हो गए, जो माल यहां से इंडिया से अरब के व्यापारी ले जाते थे, अब उनका प्रतिद्वंदी आ जाएगा तो भैया वो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई और आकर के माल को और महंगे में लेगा तो उनकी क्या हो जाएगी? कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यूरोपियों का, पुर्तगालियों का अरब व्यापारियों ने क्या किया भैया? वे वही अरब व्यापारी हैं जो भारत से सामान खरीदते थे और रोम को देते थे, इटली को देते थे, और इटली उस सामान को पूरे यूरोप में क्या करता था? सेल करता था। पैसा, भारी मुनाफा रोम इटली कमाता था इससे, ठीक है ना। अब क्या होगा? लाभ क्या होगा भैया? वास्को द गामा यहां से जो भी मसाले ले जाएगा, यात्रा के खर्च को काटकर 60 गुना उसको क्या मिलेगा? उस पर लाभ मिलेगा। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कितने गुना लाभ हुआ उसे मसालों पर, तो आप कहोगे भाई 60 गुना लाभ हुआ था। फिर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व में, अब यहां पुर्तगाली आ जाएंगे तो पुर्तगाली राजा इनको और सपोर्ट करेगा। अब यहां कंपनी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1500 में पेट्रा अल्वारेज कैब्रेल, ध्यान रखना, दूसरा अभियान होगा 1500 ईस्वी में 1498 के बाद, जिसका नेतृत्व कौन करेगा? पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। नाम याद रखना, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। कह रहा है ये पुर्तगाली यात्रियों का दूसरा अभियान दल था जो आया था। फिर से एक तीसरे अभियान में 1502 में दोबारा से वास्को द गामा आएगा और वो पुनः भारत आकर के फिर से मसाला वगैरह बहुत सारे जहाजों के साथ आएंगे ये लोग। और कोचीन, पहली अपनी कोठी कहां बनाएंगे? केरल के कोचीन में। आपसे पूछ लेगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री कब बनाई थी? 1502 में। और कहां बनाई थी भैया? कोचीन में बनाई थी। बच्चों देखो ये मसाला आप खरीद रहे हैं, खरीद करके यहां कोचीन में एक कोठी में बना करके, देखो ये इनके जहाज वगैरह हैं, और भैया यहां इकट्ठा करेंगे, जिसे फैक्ट्री बोलते हैं ये नाम, और यहीं से इकट्ठा करके जहाजों के रास्ते ये पुर्तगाल की ओर, यूरोप की ओर ले जाएंगे और वहां मोटा मुनाफा कमाना क्या कर देंगे भैया? स्टार्ट कर देंगे। याद रखना 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल पुर्तगाली दूसरा आएगा और फिर तीसरा अभियान वास्को द गामा का भारत में होगा और यहां से फिर से वो मोटा मुनाफा कमाएगा। अब पूछ रहा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ, कौन कंपनी पहले आई थी? तो ध्यान रखना सबसे पहले आने वाली यूरोप की कंपनी पुर्तगाली थे जो 1498 में वास्को द गामा के रूप में आए थे और कंपनी का नाम रखा था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये कंपनी का नाम था, याद रखना। दूसरे कौन आए? डच आए, ये 1605 में आए थे। ध्यान रखना कब आए थे? 1605 में। और ये आए थे, इनकी कंपनी का नाम था विरंगदे ओस्त द इंडिगे से, विरंगदे ओस्त इंडी से। तीसरे कौन थे भैया? ब्रिटिश थे, 1608 में आए थे। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये किसकी? ब्रिटेन की कंपनी का नाम था, जो महारानी की इजाजत से, इन्होंने 1599 में महारानी से क्या मांगी थी? इजाजत मांगी थी, एक वहां पे कुछ व्यापारियों ने मिलकर के। फिर भैया चौथे आए थे डेनिश 1616 ईस्वी में और इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा था। अंत में कौन आए थे भैया? फ्रांसीसी आए थे, ध्यान रखना, और 1667 में, और इनकी कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। इसके बाद में 1731 में भैया स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी क्या रहेगी? स्थापना होगी। तो ये क्रम से कई बार पूछा जाता है और बड़े बड़े एग्जाम में, पीसीएस यूपीएससी वाले एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ ही अब मैं बात करता हूं भाई पुर्तगालियों की, धीरे धीरे एक एक करके। पुर्तगालियों में सबसे पहले जो गवर्नर बना था पुर्तगाली कंपनी का, कोई भी कंपनी क्यों ना आई हो, चाहे
ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे पुर्तगाली हो, डेनिश हो, सब कंपनियों के अपने गवर्नर होते थे। गवर्नर पर व्यापार वाणिज्य की क्या होती थी, शक्ति होती थी, ठीक है ना। तो पहला पूछ लेगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया, तो आप नाम याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। कौन आया था भैया, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, जो 1505 से 1509 तक भारत में क्या करेगा, रहेगा कंपनी के साथ। और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, अरब सागर में ब्लू शांत जल की नीति क्या की थी, स्थापित की थी। इसका उद्देश्य यह था कि भैया इसने बोल दिया कि हिंद महासागर पर नियंत्रण करेंगे, ना कि जमीन पर कब्जा करेंगे। तो जो हिंद महासागर के रास्ते, अरब सागर के रास्ते व्यापार वाणिज्य होते थे, तो शांत जल की नीति के तहत अरब ये जो पुर्तगाली थे उनसे क्या लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे। तो पूछ लेगा ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना किसने की, तो कह देना फ्रांसिस डी अल्मीरा। ये कौन था, प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये कोचीन में ध्रुवीकरण करेगा, अपनी फैक्ट्री बनाएगा। तो इसने मुख्यालय, पुर्तगालियों ने मुख्यालय कहां बनाया, कोचीन में बनाया। अब धीरे धीरे युद्ध भी होंगे, 1508 से 1509 तक इसका क्या रहेगा, युद्ध रहेगा। गुजरात, मिस्र, तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और द्वीप पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्योंकि जो अरबवासी, मिस्रवासी और तुर्की थे, इनका एक गठजोड़ था। अरब यहां से व्यापार करके तुर्कियों का कब्जा था भारत पे, तो तुर्कियों से सीधा मिल करके यूरोप में व्यापार करने के लिए जाते थे, सामान को पहुंचाते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आ गए तो भाई इनका क्या होगा, युद्ध होगा। तो युद्ध में पुर्तगाली इनको क्या कर देंगे, पराजित कर देंगे, और भैया ये द्वीप पर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। गुजरात के नीचे द्वीप है, उस पर पुर्तगालियों का क्या हो जाएगा भैया, कब्जा होगा। कौन व्यक्ति था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा था, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, ठीक है ना। फिर पूछेगा, फिर दूसरा कौन आया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था, 1509 से 1516 तक रहा है। वैसे वास्तव में पुर्तगाली संस्थापक इसी को माना जाता है, क्योंकि इसी ने सत्ता स्थापित करी थी भारत में। रियल फाउंडर इसी को माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है भैया, ठीक है। यहां हम क्या बात करेंगे, गोवा विजय के बारे में। इसने गोवा विजय कब की थी, तो 1510 में, ध्यान रखना। बीजापुर के सुल्तान को इसने हराया था, ठीक है ना। आपका नाम है, आपको ये कमेंट में बताना कि गोवा का 1510 में बीजापुर को ये सुल्तान को हराया था, बीजापुर से छीना था, तो उस समय शासक कौन था, ठीक है ना। क्या आदिल शाह सूरी था, ये लोग आप बताओगे, ठीक है। महत्व तो क्या था कि यह भारत की मुख्य भूमि पर पहला यूरोपीय क्षेत्रीय कब्जा करेगा गोवा को। तो गोवा पर कब्जा किसका हुआ, पुर्तगालियों का। कब हुआ, 1510 में हुआ। किसने किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ये वास्तविक पुर्तगाली क्या था, गवर्नर था। इसने वास्तविक पुर्तगाली कंपनी की सत्ता की स्थापना की थी। दूसरा भैया कौन था, अल्बुकर्क के बाद कौन आया, तो अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी रहा था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा था, जो 1529 से 1538 तक था, ठीक है, ध्यान रखना। राजधानी परिवर्तन की इसने, कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगाल साम्राज्य का अधिकार की राजधानी बना दिया 1530 में। जो पहले मुख्यालय या राजधानी कोचीन में बना रखी थी, अब उसे भैया जब इनका पुर्तगाल पर कब्जा हो जाएगा तो 1530 में कहां ले आएंगे ये, तो 1530 में भैया ये गोवा ले आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद गोवा ही इनके व्यापार वाणिज्य का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। पहले कोचीन थी, देख रहे हैं आप, तो कोचीन से 1530 में क्या, 1509-10 में जब ये आए थे तो कोचीन में बनाई थी। जब 1510 में गोवा पर कब्जा हो गया तो फिर इन्होंने राजधानी क्या कर दी अपनी, परिवर्तन। तो राजधानी परिवर्तित किसने की, नीनो डी कुन्हा ने की थी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। वास्को द गामा के अंतिम सफर की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, तो तीसरी यात्रा वास्को द गामा ने की थी 1524 से 1529 तक। वो भारत का क्या रहा, गवर्नर रहा। मृत्यु 1529 में गोवा के कोचीन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब्र कहां है, गोवा में ही है। पूछ लेगा कौन पुर्तगाली है जिसकी कब्र भारत में ही है, तो आप सीधा सीधा बताओगे गोवा में ही वास्को द गामा की क्या कब्र बनाई गई थी। सेंट जोवियर, कह रहा ये प्रसिद्ध ईसाई संत थे सेंट जोवियर, इनकी भी कब्र कहां है, गोवा में। तो दोनों की ध्यान रखना, दोनों सेंट जोवियर जो प्रसिद्ध ईसाई संत थे, इनकी कब्र कहां है, गोवा में ही है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। देखो ये देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है भाई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपसे जो पूछे जाते हैं। पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को द गामा, बता देना। 1498 में पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, 1505 में आया था। वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहली फैक्ट्री कोचीन में 1502 में बनाई थी। मुख्यालय पहले कोचीन, बाद में कहां ले गए, 1530 में गोवा ले गए। और पूछ लेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अरब सागर और हिंद महासागर में चलाई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही एक नए युग का क्या होगा, सूत्रपात कह सकते हैं। एक नए युग का क्या हुआ,
सूत्रपात हुआ। ठीक है ना। अब अगर पुर्तगालियों ने भारत के समुद्री रास्ते खोले, बिल्कुल खोले, यूरोप में नहीं पता थी भारत कहां है, वास्को द गामा आया, उसने रास्ता खोल दिए, कह रहा जिसने यूरोपीय व्यापारियों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जल्दी कौन आ गए, डच भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए, डेनिश वगैरह, स्वीडिश वगैरह, अन्य शक्ति भी आ गई। तो ये विभिन्न यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का कारण केवल कौन थे, पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली ने ही पहला समुद्री रास्ता खोला था, जिसमें नाम था कौन, नाम था वास्को दा गामा। पुर्तगालियों की क्या देन है, उन्होंने भारत को क्या दिया, ये कई बार पूछा जाता है, आईएएस में पूछा गया भैया, देख लेना आप पिछले साल का पेपर, पूछा गया है भाई। तो क्या दिया भारत में, प्रेस किसकी देन है भैया, पुर्तगालियों की देन है, ध्यान रखना, ये देखना है, ये प्रेस है, ये पुर्तगालियों की देन है, प्रेस मशीन है। और क्या दिया, तंबाकू की सबसे पहले खेती दक्षिण भारत में किसने शुरू की, पुर्तगालियों ने, कब की, 1508 में, तंबाकू की, आप देख रहे हैं तंबाकू का पत्ता है। ठीक है। और क्या दिया, भारत को पपीता दिया, भारत को अनानास दिया, लीची दी, संतरा दी, आलू के पराठे बना के खाते हो, पुर्तगालियों की देन है। ठीक है ना। शकरकंद खाते हो, मूंगफली खाते हो, काजू खाते हो, बादाम खाते हो, ठीक है ना, ये सब किसकी देन है भैया, तो आप याद रखना ये पुर्तगालियों की देन है। देख रहे हैं, मूंगफली है, काजू है, पपीता है, अनानास है, आलू है, शकरकंद है भैया, ये संतरा है, लीची है, तंबाकू है, प्रेस है, सब पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है भाई, सब पुर्तगालियों की देन है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नीनो दी कुन्हा की, तो याद रखना 1529 से 38 तक भारत में रहा था। ठीक है भैया। और पुर्तगालियों का विस्तार किया, राजधानी परिवर्तित की इसने, वास्तविक उत्तराधिकारी था, 1530 में कोचीन की जगह गोवा राजधानी ले गया। कुन्हा ने मद्रास के निकट, ध्यान रखना, सैन थोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती की क्या की थी, स्थापना, ध्यान रखना, मद्रास में सैन थोमे याद रखना, और भैया बंगाल में हुगली पर बस्तियां बनाई थी पुर्तगालियों की। भारत के पूर्वी तट की ओर एसेर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया, किसका, एसेर पुर्तगाली, ये आप देख रहे होंगे, सैन थोमे या मद्रास में, हुगली भैया कहां पे है, बंगाल में है, गोवा में तुम्हें पता ही है 1530 में कोचीन, ये पुर्तगाली जगह है, ध्यान रखना, ये पुर्तगाली जगह है बेटा, पुर्तगाली, जहां पुर्तगालियों का क्या था, कब्जा था एक तरीके से व्यापार वाणिज्य में, यहां ये क्या रहे थे। तो ये लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए भैया। ठीक है ना। आगे चलते हैं, डचों का आगमन, इनके बाद पुर्तगालों के बाद कौन आते हैं भैया, डच आते हैं। तो ध्यान रखना, डच की कंपनी, डच हॉलैंड के लोग थे, नीदरलैंड के निवासी थे, याद रखना। सबसे पहले ध्यान रखना, सर्वप्रथम में 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन, इस व्यक्ति का नाम याद रखना, कार्नेलियस हाउटमैन, क्या रखोगे, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान सुमात्रा पर पहुंचा था, भारत नहीं, सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, ध्यान रखना, मलक्का, सुमात्रा, बाली, याद आ रहा नहीं आ रहा, जावा, ये सब। तो ये पहले सुमात्रा पहुंचा था, कौन था, कार्नेलियस हाउटमैन। 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिला, और इसके बाद हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारी संस्था खोल दी, और धीरे धीरे फिर डचों का क्या होता चला जा रहा है, आगमन होता चला जा रहा है। अगर 1605 की बात करूं मैं, तो 1605 में डच नौसेना नायक, इसका नाम क्या था, वादेर हेग के नेतृत्व में मछलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। मछलीपत्तनम कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। तो ये मछलीपत्तनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, 1605 में, इस डेट को याद रखना, 1605 में मछलीपत्तनम में डचों ने अपनी पहली कोठी खोली थी। 1610 में इन्होंने पूर्वी तट पर पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाया और अपना मुख्यालय, 1610 में पुलिकट दे रहा, पुलिकट 1610 में पुलिकट में क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है ना। ये लोग क्या करते थे, ये स्वर्ण पैगोड़ा, मतलब सोने की मुद्रा को ढालते थे, कौन, ये आप देख रहे हैं, स्वर्ण पैगोड़ा, इसे कहते हैं स्वर्ण पैगोड़ा, स्वर्ण पैगोड़ा, ये सोने की मुद्रा ढालते थे इसी तट पर। आगे अगर मैं बात करूं, बंगाल में डच और प्रमुख निर्यात क्या था, तो 1653 में डचों ने बंगाल की स्थिति चिन्सुरा में अपनी फैक्ट्री खोली, याद रखना। तो पूछा डचों ने बंगाल में कब फैक्ट्री खोली, तो 1653 में चिन्सुरा में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, और यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र था, ध्यान रखना। बंगाल की ओर क्यों मूव था, कि बंगाल उस समय का काफी विकसित और समृद्ध राज्य था। ठीक है ना।
डचों ने भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक, चावल, इन चीजों का क्या करते थे, ये निर्यात करते थे। ठीक है, आपसे पूछ लेगा क्या डचों का उद्देश्य था कि भारत में मसाला का व्यापार करें? बिल्कुल नहीं था। भारत, वो तो सुमात्रा वगैरह इंडोनेशिया वाले द्वीपों से मसाले का व्यापार करते थे। भारत से तो वो भैया कपास, देख रहे हैं, कपास, नील का, सोरा का, सब देख रहे हैं, सूती वस्त्र वगैरह, इन सब का व्यापार करते थे। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत में डच फैक्ट्रियां कहां कहां थी, याद रखना, किस वर्ष खोली थी? तो 1616 में सूरत में, 1663 में ध्यान रखना कोचीन में केरल में, सूरत गुजरात में पड़ता है। और ये नागपट्टनम में 1658 में खोली थी, 1610 में पुलिकट में, मछलीपट्टनम में 1605 में, और बिमलीपट्टनम में खोली थी 1641 में, बालासोर में 1658 में, और भैया चिन्नसरा में 1653 में। ये क्या थी? तो ये भैया डचों की कंपनियां थी, एकदम लोकेटेड कर दी गई हैं इंडिया के मैप पर, आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन से तट पे थी? पूर्वी तट पर। आपसे पूछे डच कहां पे ज्यादा विराजमान थे, तो पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर ही क्यों? क्योंकि भैया यही सुमात्रा वगैरह और यहां भी तो इनका मसाले का व्यापार होता था इंडोनेशिया में, तो इसीलिए इसी साइड में इन्होंने अपना पत्त रखा था। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए, पूछ लेगा पुर्तगाली क्या क्या लेके आए भारत के लिए, सीधा जवाब देना, सीधा हिट मारना है आपको, कह देना तमाकू लाए, आलू लाए, प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन है। निनोवी कुनाब 1530 में राजधानी कोचीन से गोवा ले गया। डचों की बात करें तो कवायदे 1595 में कार्नेलियस आउटमैन के नेतृत्व में पहला अभियान चलाया जो सुमात्रा की ओर। पुलिगट में बात करें तो डचों ने यहां स्वर्ण पैगोड़ा सिक्के डाले थे। निर्यात कह रहा कि डच जो है उनका फोकस था वस्त्र, टेक्सटाइल, मसाला उनका फोकस नहीं था। तो बच्चों धीरे धीरे करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी करा दूंगा आपकी कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।